ठाकरे की राजनीति बची है या खत्म हो गई है? मोदी, अमित शाह, फडणवीस ने मिलकर सिर्फ पार्टियां नहीं तोड़ी। एकनाथ शिंदे की राजनीति हवा होने जा रही है लोकसभा चुनाव के बाद। बीजेपी ने जानबूझकर उसको कहा कि नहीं, वहीं से लड़ो। शरद पवार देश के एकमात्र ऐसे राजनेता है 2024 ये तय कर देगा कि नकली बीजेपी कौन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र का चुनाव मुकम्मल हो चुका। 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। 48 बहुत बड़ी संख्या है। और पिछली दफा 2019 में भी और 2014 में भी क्लीन स्वीप कर गई थी भाजपा अलायंस। इस बार क्या होगा? सीटें बढ़ेंगी, घटेंगी, वही रहेंगी? जो उत्तर भारत का चुनाव है, बिहार और उत्तर प्रदेश मान ले अगर, तो उत्तर भारत के चुनाव से इतर चुनावी विश्लेषकों की नजर नहीं जा रही है, क्योंकि 48 सीट का मामला है, कोई बात ही नहीं हो रही है। न टीवी पर बात हो रही है, न अखबारों में बात हो रही है, न सोशल मीडिया पर बात हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे केवल उत्तर भारत में चुनाव हो रहा है। तो अब जबकि महाराष्ट्र की सभी सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, तो समझना बड़ा जरूरी है कि क्या हुआ है, क्योंकि जो होना था वो हो गया है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र पर नजर डालना, पलट कर देखना कि चुनाव हो जाने के बाद कैसे सोच रहे हैं वहां के विश्लेषक, ये बड़ा जरूरी है। हमारे साथ जम्मू आनंद है। जम्मू आनंद को आप सब लोग जानते हैं, आर्टिकल 19 के हमारे नियमित श्रोता भी हैं और पार्टिसिपेंट भी हैं, डिबेट्स में आते रहते हैं। तो जम्मू भाई, एक बार फिर से स्वागत है आर्टिकल 19 इंडिया पर। और आप नागपुर में हैं इस वक्त? हाँ नवीन भाई, मैं नागपुर में हूँ। नमस्कार। तो पहले तो ये बताइए कि आसमान का तापमान कितना है और जमीन का तापमान कितना है? इस वक्त आसमान के तापमान से जमीन का तापमान ज्यादा गर्म है। अच्छा। और उसकी वजह यह है कि एक तो चुनाव कल ही संपन्न हो गए पूरे महाराष्ट्र हाँ। के, और दूसरा यह है कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर सीमेंट की सड़कें बन रही है, बड़े पैमाने पर। मतलब नागपुर से मुंबई जो समृद्धि महामार्ग जिसको कहा जाता है, वो पूरा का पूरा सीमेंट रोड है। और इसके अलावा कई हाईवेज, कई सड़कें, इसलिए जमीन का तापमान और जिस प्रकार की इमारतें शहरीकरण के चलते महाराष्ट्र में है, उसका बहुत भयंकर परिणाम इस बार दिख रहा है और ये और ज्यादा दिखेगा। अब देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव तो हो गए और पिछली दफा जब हमारी बात हुई थी तो आप तो 15 सीट से भी नीचे चले गए थे भाजपा अलायंस के लिए। मैं तब भी मानकर चल रहा था कि 20-25 सीटें आसपास उसको रखते हैं। एक कंजर्वेटिव फिगर हम लोगों को रखना चाहिए, आधे आधे पर मामला, क्योंकि बड़ा दिल जो है वो मानना नहीं चाहता कि भाजपा की ऐसी दुर्गति हो रही है। टेलीविजन चैनल देखने के बाद, टीवी देखने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे भाजपा के अलावा कोई चुनाव लड़ ही नहीं रहा है। तो अब जब 48 सीट पर चुनाव हो चुके हैं, तो चलिए आखिर से शुरू करते हैं कि पांचवें चरण में 13 सीटों पर इलेक्शन थे। इसमें धुले है, डिंडेरी है, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मुंबई की जो 6 सीटें हैं। तो इन 13 सीटों में, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इसमें बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो शिवसेना और एनसीपी के प्रभाव वाले थे। मैं कह रहा हूं थे इसलिए कि जो मूल एनसीपी है वो अजीत पवार के पास चली गई, अजीत पवार मोदी जी के पास चले गए। मूल शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे के पास चली गई और एकनाथ शिंदे मोदी जी के पास चले गए। अब आज की तारीख में, जबकि कल चुनाव हो चुके हैं, तो इन 13 सीटों का हिसाब किताब आप क्या बता रहे हैं? देखिए नवीन भाई, पिछले बार जब हम लोगों ने बातचीत किए थे, मैंने 2-3 ऐसे निरीक्षण रखे थे जिस पर आपको
विश्वास नहीं हो रहा था, शायद अभी भी नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने कहा था कि जैसे जैसे महाराष्ट्र के चुनाव के एक एक चरण खत्म होते जा रहे हैं, वो चुनाव जो है शिवसेना के कोर में अब चुनाव बढ़ते जा रहा है। बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल। और कल का जो आखिरी चरण था जिसमें 13 सीटें थी और जिसमें मुख्य रूप से बंबई के पूरे 6 और उसके अफरात में कल्याण, ठाणे, भिवंडी, ये जो है ये पूरा का पूरा शिवसेना का गढ़ माना जाता है। कल जो मुंबई का चुनाव हुआ उसमें 2 फैक्टर बहुत निर्णायक है। एक फैक्टर ये है कि गुजराती बनाम मराठी, ये तो था फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर रहा इस बार, हमेशा ही रहता है। नहीं, इस बार इसलिए था कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मोदी, अमित शाह की तिकड़ी और उसके साथ फडणवीस मिलकर शिवसेना को जो तोड़ा गया, इसका बहुत जबरदस्त गुस्सा मुंबई के मराठी मानुस जिसको कहते हैं, उसके दिल और दिमाग में वो घर कर गया है। और दूसरा ये कि उद्धव ठाकरे जब शिवसेना के अध्यक्ष बने, ऐसे वक्त जब तोड़ा गया तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगता है कि बीजेपी ने एक प्रकार से बाला साहब ठाकरे के घर पे ही हमला किया है और घर को तोड़ा है। तो इसके लिए और क्या हुआ जब था क्या जम्मू भाई कि, क्योंकि ये बात बड़ी पुरानी हो गई कि मैं एनसीपी वाला तो चलिए एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि ताजा ताजा मामला है, शरद पवार की उम्र भी ज्यादा है तो एक सहानुभूति स्वाभाविक किस्म की रही होगी, लेकिन क्या वो उतने 2 साल से वो सहानुभूति चलती आ रही है क्या? वो इसलिए कि शिवसेना का जो उदय हुआ है वो बुनियादी तौर पर मराठी भाषिक, मराठी मानुस, और इसका एक दूसरा एक ऐतिहासिक पहलू ये है कि जब गुजरात से महाराष्ट्र अलग हुआ तो गुजरात चाहता था कि बंबई एक केंद्र शासित प्रदेश बन के रह जाए। तो इसीलिए कि उस जमाने में भी और आज भी जो व्यापार है वो गुजरातियों के हाथ में है, बंबई के। वो साइज भले साइज में कम हो, लेकिन अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो आज भी गुजरातियों के। और इसीलिए 6 सीटें हैं, 6 सीट क्या, इन 6 की 6 सीटों जो बंबई की हैं उन सब पर ये फैक्टर काम करेगा, सारे के सारे फैक्टर काम करेगा। कल्याण और उसके बाद ठाणे, इसमें भी वही फैक्टर काम करेगा। भिवंडी में थोड़ा कम इसलिए करेगा कि भिवंडी का जो सामाजिक, इसलिए उसमें वो दूसरा फैक्टर काम करेगा। यही धुले में लेकिन आदिवासी बनाम मामला भी है। तो कल का चुनाव का दूसरा एक एंगल ये है, असली शिवसेना कौन? क्या चुनाव आयोग ने तय किया वो असली शिवसेना, या जनता जो तय करेगी वो असली शिवसेना? असली शिवसेना का फैसला जनता की अदालत में कल होने वाला, यानी कल के चुनाव में होने वाला है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का यकीन हो चुका था कि शिवसेना बुनियादी तौर पर वो उद्धव के साथ है, इसलिए मुंबई महानगर पालिका के चुनाव नहीं हो रहे। और मुंबई महानगर पालिका में एक छत्र राज शिवसेना का रहा है। तो ये बहुत सारे एंगल से कल का जो अंतिम चरण, 13 सीटों पर चुनाव थे, 13 सीटों पर, इन जो लास्ट फेज में हुआ महाराष्ट्र का, तो 13 सीटों में कितनी सीटें आप दे रहे हैं इंडिया अलायंस को और कितनी सीट दे रहे हैं बीजेपी अलायंस को? देखो नवीन भाई, ये 13 सीटें 2019 में
हम्म। एनडीए के पास थी। हम्म। इसमें ओ। से एक भी सीट अपोजिशन को नहीं थी, हम्म। और उसमें भी अकेले शिवसेना के 7 सीटें थी। 7 7। 7 7, हम्म। और मात्र 4 थे बीजेपी के। हम्म। तो इसका मतलब शिवसेना के लिए कितना इंपॉर्टेंट बहुत। चुनाव 5वें चरण का। हाँ, मतलब ये इसलिए शिवसेना का चुनाव था, और ये एक साख का सवाल है कि उद्धव ठाकरे की राजनीति बची है या खत्म हो गई है। इसका फैसला इसी चरण में होना था। और मजे की बात यह है कि बंबई के जो 6 सीट है, हम्म। 6 सीट में 5 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे जीतने जा रही है, हम्म। और 1 सीट बीजेपी जो पीयूष गोयल की है, अगर वो हार जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उसी सवाल पर आ रहा था कि पीयूष गोयल का क्या होगा, हारेंगे या जीतेंगे। देखिए, जो समीकरण है 2024 का महाराष्ट्र का, हम्म। वो समीकरण को अगर ध्यान में रखते हैं, तब जो है जी यानी भारतीय जनता पार्टी या शिंदे ये हम्म। दावा नहीं कर सकते कि हम जीत रहे हैं। हम्म। अगर जीतने का दावा कोई कर सकता हम्म। है, वो हम्म। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और इंडिया आघाड़ी ही कर सकती है। इसकी एक वजह है, मैं बताता हूँ। वजह वजह क्या है। देखिए, ये जो सीटें हैं ना, ये सीटों में शिवसेना या बीजेपी जो 2019 में जीती थी, हम्म। उसमें अधिकांश सीटों पर 1 लाख से 1.5 लाख का मार्जिन था। कुछ हम्म। 1 2 सीट थे जिसमें 4 लाख की भी मार्जिन है। हम्म। अब जो 1 लाख 2 लाख वाली सीटें हैं, उसमें तो मान के चलिए कि वो तो सुपड़ा साफ हो गया एनडीए का, हम्म। क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो जमीन पे कायम है, इसने अगर 2 लाख वोट भी इधर उधर कर दे, यानी महाविकास आघाड़ी को दिला दे, तब तो एक भी सीट नहीं जीतनी। अच्छा, लेकिन आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा। अब तो चुनाव हो गए जम्मू भाई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बंबई के 6 सीटों में 5 सीटें महाविकास आघाड़ी जीत रही है। एक जो सीट है अशोक गोयल वाली, हम्म। उस पे इसलिए हम कह रहे हैं कि आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि यहां मार्जिन बहुत थी। ठीक है। उसी उसी प्रकार कल्याण की एक सीट है, हाँ, कल्याण वाली सीट। उसमें भी मार्जिन 4 लाख की थी। शिंदे के वो सुपुत्र तो वहां एक से नाथ शिंदे के लिए प्रेस्टीज इशू है। मोदी जी गए आखिरी समय में, अजीत पवार गायब थे, वो पहुंचे प्रचार करने के लिए। देखो, एकनाथ शिंदे को जो 15 सीटें मिली, हम्म। उसमें से कोई एक सीट अगर वो जीत सकते हैं, हम्म। वो सिर्फ कल्याण की एक सीट जीत सकते हैं, ऐसा। श्रीकांत शिंदे की। हम्म। वरना बाकी 14 सीटों पे उनका कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा है। क्या बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि एक नाथ शिंदे की राजनीति हवा होने जा रही है लोकसभा चुनाव के बाद। भाई, हवा होने जा रही है, इसका एक जिसको क्या कहेंगे, एक अंदाजा 3 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने दिया। हम्म। देवेंद्र फडणवीस ने ये बयान किए हम्म। कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, हम्म। और अगला जो विधानसभा का चुनाव है जो 8 महीने बाद होने वाला है, हाँ। उसमें सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। लेकिन चीफ मिनिस्टर पर मुख्य क्लेम करे कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन हम्म। मुख्यमंत्री जो है शिंदे, तो मतलब हाँ। शिंदे को बहलाने का जो आखिरी समय बचा है, हम्म। बहलाने का, हम्म। उस बहलाने की जो बात थी, उसको हम्म। देवेंद्र फडणवीस ने
5वां चरण आते आते 2-3 दिन पहले उसकी भी कसक पूरी कर दी उन्होंने। मतलब यह है कि इस वक्त 2024 में महाराष्ट्र में जो भी नतीजे आएंगे वो बहुत कुछ तय करने वाला है। नंबर एक, शिवसेना शिंदे इसके अस्तित्व को तय करने वाला है। अजीत पवार के गठ इसके अस्तित्व को तय करने वाला है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से महाराष्ट्र में 2.5 साल उसकी जो भूमिका रही, ये 2.5 साल उसको लेकर जबरदस्त लोग नाराज, बीजेपी बदनाम, इसलिए बीजेपी की भी जगह ये चुनाव निश्चित करने जा रही है। जम्मू भाई, हम सीधे अब तीसरे चरण पर आ जाते हैं और आपसे समझना चाहते हैं कि तीसरे चरण में जो है 11 सीटों पर चुनाव हुए थे 7 मई को। रायगढ़, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माढ़ा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर और हटकांगले। तो अब बारामती का चुनाव जो है, जो जिस दिन वोटिंग थी, उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले वोट डालकर निकली और अजीत पवार के घर चली गई। हाँ, जबकि वो उनके विरोध में चुनाव लड़ रही थी। इसका क्या मतलब है? क्या फिक्सिंग हो गई है चाचा भतीजे के बीच में? इसमें फिक्सिंग नहीं है। इस बार जो गंदगी हुई है राजनीति में, वो ये हुई है कि सिर्फ पार्टियां नहीं तोड़ी बीजेपी ने। मोदी, अमित शाह, फडणवीस ने मिलकर सिर्फ पार्टियां नहीं तोड़ी, उन्होंने घरों को तोड़ा। घरों को तोड़ा। देखिए, मैं एक प्रसंग आपके सामने लाना चाहता जी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी कि राहुल गांधी के खिलाफ वरुण को उतारा जाए। पूरी कोशिश की थी, लेकिन वरुण ने एक समझदारी बताई कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं लड़ूंगा। ये चित्र नहीं बनवाएंगे कि भाई एकदम भाई लड़ रहे हैं। वही बारामती में अजीत पवार के लिए ये बड़ा बनने का एक तरीका था, मौका था कि भाई चाहे कटुता कितनी भी आज बारामती से नहीं लड़ेंगे, बारामती से मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन बीजेपी ने जानबूझकर उसको कहा कि नहीं, वहीं से लड़ो। तो मतलब इस प्रकार की नकारात्मकता की राजनीति, घरों को तोड़ने की राजनीति। अब क्या हो रहा है बारामती में? अब जो मतलब ऐन चुनाव के बीच में अजीत पवार के बड़े भाई वो तक मैदान में उतरे और उन्होंने अपने छोटे भाई को बहुत कोसा और कहा कि ये क्या तरीका है, और लोगों को अपील किया कि ये पॉलिटिकल लड़ाई है और एनसीपी का साथ देना है। और सुप्रिया सुले के समर्थन में उन्होंने प्रचार किया और कहा कि मेरे भाई ने गलत किया है। तो इसीलिए ये जो बारामती में जबरदस्त शिकस्त अजीत पवार को मिलने जा रही है और अजीत पवार पूरे तरीके से निपटने जा रहे हैं। मुश्किल से उनको 4 सीटें मिली। 4 सीटों पर लड़ रहे हैं अजीत पवार के। आप कह ही रहे हैं कि 15 में से एक नाथ शिंदे, तो अजीत पवार की स्थिति क्या होगी? 0 सन्नाटा। ऐसा अजीत पवार 0 सन्नाटा, 4 सीट, 2 उनके कैंडिडेट, 2 आयात किए हुए, ये हालत है अजीत पवार की। तो इसीलिए बीजेपी बहुत बदनाम हो गई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इस प्रकार की कभी राजनीति नहीं हुई है। महाराष्ट्र की एक खूबसूरती भी ये रही है कि बहुत वैचारिक भिन्नता या मतभेद रहने के बावजूद भी एक व्यक्तिगत स्तर पर संबंध बने रहे हैं। जैसे कि बाल ठाकरे हो या शरद पवार हो, और नितिन गडकरी हो या शरद पवार हो, या बीजेपी या कांग्रेस के अन्य नेता, मतलब एक संबंध रहा है। लेकिन इस वक्त बीजेपी ने जिस प्रकार की भूमिका निभाई है, एकदम कटुता, जबरदस्त कटुता, और उसका पूरा खामियाजा लोगों को ये पसंद नहीं आया। भाई आपने पार्टियां तोड़ी और क्या किया, सब तमाम भ्रष्टाचारियों को आप अपने इसमें शामिल कर लिए।
हम्म। हिंदुस्तान के जितने भ्रष्ट राजनेताओं की लिस्ट नवीन हम्म। भाई हम्म। मोदी अमित शाह ने बनाई थी, उसमें सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र से थे। हम्म। एक जेल गया नहीं, एक हम्म। जेल नहीं गया, हम्म। सारे के सारे बीजेपी में आ गए। तो हम्म। महाराष्ट्र की जनता ये जानना चाहती है ना भाई, आप आपकी क्या लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप कहाँ खड़े हो। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र का समाज पॉलिटिकली और सामाजिक स्तर पर बहुत ज्यादा जागरूक है। अब शरद पवार पर आते हैं। शरद पवार की सीटें और शरद पवार की भूमिका इस चुनाव में, इस चुनाव के बाद क्या होगी? कुछ नहीं, शरद पवार चाहे उनको जितनी भी सीटें मिले वो कांग्रेस के साथ रहेंगे। वो हम्म। कोई तिकड़मबाजी करने के इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि शरद पवार आखिरी शरद में देखिए पवार उन को ना एक ऐसे नेता के तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में जाना जाता है जिसके बारे में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो कब किधर मुड़ जाएंगे और क्या दलील दे के मुड़ जाएंगे, कोई कभी नहीं कह सकता। उन्होंने एक असंभव सरकार बनाई उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाकर, वो भी कांग्रेस अलायंस के साथ। तो ये एक इम्पॉसिबल टास्क था जो शरद पवार ने निभाया। फिर ये भी कहते हैं कि अजीत पवार उन्हीं के इशारे पर जाकर आधी रात को डिप्टी सीएम की शपथ ले आए थे। तो कुछ कहा नहीं जा सकता शरद पवार के बारे में। मोदी जब बारामती जाते हैं तो उनके निजी मेहमान होते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ। ये चीज क्या है शरद पवार? देखो, आपने शरद पवार को सीमित कर दिया महाराष्ट्र। देश में उन्होंने अगर सीमित किया है अपने आप को। बाकी तो वो बहुत बड़े लीडर हो सकते थे ओबीसी के, लेकिन उन्होंने खुद ही ये भूमिका नहीं स्वीकार की। नहीं नहीं, वो ओबीसी के नहीं हो सकते थे, वो मराठों के ही नेता है। ओबीसी के नेता और अगर वो कुणबी लीडर के तौर पर प्रेजेंट करते अपने आप को, इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे, तो नहीं शायद वो कुछ और ही इतिहास हो नहीं, सकता था। वो कर सकते थे, लेकिन उसके लिए उनको पूना छोड़कर महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में आके बसना पड़ता था, वो संभव नहीं था। ये कोशिश की थी नासिक के जो एनसीपी के छगन भुजबल, छगन छगन भुजबल भुजबल ये, से लेकिन जब और उनको इसका लगा फायदा कि भी अब, उनको मिला, छगन भुजबल को इसका फायदा भी मिला। लेकिन छगन भुजबल को लगा कि मैं देश के ओबीसी का नेता बनने चाहता हूँ। इसके लिए उन्होंने हाँ। कुछ दौरे उरे कर लिए थे बिहार के। तो शरद पवार को समझ गया था कि अच्छा, महाराष्ट्र से रह के अब देश के नेता, तो पर काट डाले उन्होंने। तो शरद पवार देश के एकमात्र ऐसे राजनेता है जो अविश्वसनीय राजनेता है। लेकिन इसके बावजूद शरद पवार कभी भी शायद ये निर्णय या ये कदम नहीं उठा सकते कि जहां वो बीजेपी के साथ सीधा बैठ जाए। ये नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उतनी वैचारिक प्रतिबद्धता जो है साहू, फुले, शिवाजी, अंबेडकर और धर्मनिरपेक्ष राजनीति, ये उनके कहीं ना कहीं कोर में है। वो सब कुछ करेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे। और इस अच्छा, शरद पवार एक राजनेता ये भी है जो खुलकर ये बोलते हैं कि 6-7 सीट वालों ने प्रधानमंत्री का सपना नहीं देखना चाहिए और मांगना भी नहीं चाहिए। एक और जरूरी चीज जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की नजर है और सबसे ज्यादा जो सवाल के घेरे में है, चलिए आपने शरद पवार की तो गारंटी ले ली कि वो मतलब कम्युनल फासिस्ट फोर्सेस के साथ मतलब कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे जिससे उनकी राजनीति और उनकी पुरानी विचारधारा पर इसका असर पड़े। लेकिन उद्धव ठाकरे अगर मुड़ गए उधर तो क्या होगा? नहीं जाएंगे? देखो, कौन गारंटी लेगा? देखो, चौथे चरण के प्रचार के समय हम्म। स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला भाषण में कह दिया कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे चले आइए, आप दोनों वापस चले आइए और आपका सपना हम पूरा कर देंगे। जो शरद पवार के बारे में पहले चरण में कह रहे थे, गाली गलौची कर रहे थे, वो
तीसरे चरण पार होते होते उनको लगा कि साथ में ले लो। मजे की बात यह है कि जिस दिन ये भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा, ठीक उसी दिन शरद पवार ने भी बयान दे दिया और उद्धव ने भी बयान दिया। उद्धव को ये तो तो उन्होंने कहा ये नकली है। बल्कि शरद पवार ने तो बहुत कड़ा बयान दिया कि ये देश तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं और ये संभव नहीं है। शरद पवार ने बयान ये दिया कि जिनको संसदीय राजनीति और लोकशाही में विश्वास ना हो, मैं उनके साथ नहीं जा सकता। और उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2024 ये तय कर देगा कि नकली बीजेपी कौन है। यहां तक वो नकली आरएसएस की भी बात कर डाले। तो ये जाने का सवाल नहीं है, महाराष्ट्र से ये नहीं होगा। चलिए, ये तो समय बताएगा जम्मू भाई, लेकिन अब बताइए कि 48 सीटें, हाँ 48 सीटें, मतलब ये बहुत ज्यादा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेट है तो बंगाल और महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। तो अब कायम है 48 सीटों में से। आप तो कह रहे थे पिछली दफा कि 15 से नीचे चले जाएंगे, ये मैंने तब भी कहा था कि नहीं इतना नीचे मत करिए, आप 20-25 तक रखिए, आधे आधे कर लेते हैं, कुछ ठीक ठीक हिसाब लगा लीजिए, 24-24 कर लीजिए। कुछ ऐसी बात हमारी हुई थी आखिरी बार, मेरे पास अभी भी वो पन्ना रखा हुआ है, 4 जून को हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन अब बताइए कि वो तो काफी शुरुआती रुझान के आधार पर था, अब वोटिंग के बाद आपका आकलन क्या कहता है? देखो नवीन भाई, 2019 में एनडीए को 41 सीटें मिली थी। तब तो हम सोच रहे थे कि ये तो बहुत ही नेचुरल है। और 2024 में हम क्यों नहीं मान रहे? 42 अगर, हाँ नहीं 41 था, 42वां बाद में नवनीत राणा जुड़ गई थी, वो तो जीत के आई थी कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से। लेकिन 41 सीट एनडीए अगर जीतती है तो हम उसको स्वाभाविक विक्ट्री मानते हैं। और 2024 में अगर ठीक उसका उल्टा हो जाए तो हम इतना संकोच कर रहे हैं कि भाई उल्टा क्यों नहीं हो सकता, उल्टा हो ही नहीं सकता। मेरा यह मानना है कि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा, दूसरे चरण से ही चुनाव का मिजाज तय हो गया। और ये मोदी को भी समझ में आ गया, तभी तो नए लोगों को ढूंढने की कवायद उन्होंने शुरू की। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 2024 2019 को उल्टा करेगा। इसका मतलब, आप क्या कह रहे हैं? एकदम कह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि 35 से 40 सीटें इस वक्त अकेले महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन लेके जा रही है। इसके दो कारण हैं। देखिए 2019 में अकेले बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, प्रकाश आंबेडकर, इनको करीब 8% वोट मिले थे। और ये लगभग उन्होंने डेंट कर दिया था कांग्रेस एनसीपी के खेमे। बहुत ज्यादा 2024 में वो फैक्टर ही नहीं रह गए, क्योंकि उनका ये कहने का आधार क्या है कि वो फैक्टर नहीं है? इसलिए वो न प्रचार में घूम रहे हैं। इस बार तो उनके लिए इतना सरदर्द हो गया था, वो जिसको चुनाव में फॉर्म देते थे वही उम्मीदवार कहता था मैं नहीं लड़ना चाहता, फॉर्म भरने के बाद विड्रॉ करने चले जाता था। मतलब उनको कई जगह ऐसे हालात हो गई थी इस बार कि लोग नहीं लड़ना चाह रहे थे। और इस बार उनकी ना सभाएं, देखिए इस बार के चुनाव में क्योंकि संविधान लोकतंत्र ये केंद्र में है, तो महाराष्ट्र के अंदर तमाम अम्बेडकरी राजनीति, तमाम अम्बेडकरी विचारवंत, तमाम अम्बेडकरी साहित्यिक
ये खुलकर पोजीशन लिए हैं और प्रकाश आंबेडकर उनकी पूरी राजनीति एकदम एक्सपोज हो गई है। और ऐसे वक्त जब देश को बचाने का सवाल है, संविधान को बचाने का सवाल है, प्रकाश आंबेडकर की इस भूमिका के साथ में नहीं है। और प्रकाश आंबेडकर इस वक्त नुकसान करने के स्थिति में नहीं है, वो एक्सपोज हो गए, वो खत्म हो गए। इस बार बहुत ही पॉलिटिकली कॉन्शियसली लड़ा हुआ चुनाव, और इसीलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस और तमाम अन्य जो दल है महाराष्ट्र के अंदर, देखो महाराष्ट्र के अंदर वामपंथी पार्टियों का अपना प्रेजेंस है, किसानों में हो या अन्य सेक्टर में, आदिवासियों के बीच में, ये तमाम जो छोटे और दल है, ये सारे दल इस वक्त महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और इंडिया आघाड़ी के साथ ये पूरा सिंक्रोनाइज हुआ है। इस वक्त बीजेपी बनाम विपक्ष और लोग है, क्योंकि जो अजित पवार, कोई पैन महाराष्ट्र में उनकी उपस्थिति नहीं है, कोई लाभ अजित पवार से बीजेपी को नहीं हो रहा है, बीजेपी से अजित पवार को लाभ हो सकता है। उसी प्रकार शिंदे का कोई लाभ बीजेपी को नहीं हो रहा है, उलट बीजेपी का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब बीजेपी इस वक्त अकेली पड़ी हुई है और बदनाम चेहरे के साथ चुनाव लड़ रही है। और आपने ये भी देखा होगा कि डबल इंजन की सरकारें जिन राज्यों में है, उन्हीं राज्यों में मत प्रतिशत या तो बढ़ा नहीं या तो कम हो गया। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? डबल इंजन की सरकार, जो विकास की गारंटी देने का एक नया फॉर्मूला था, डबल इंजन, और डबल इंजन की सरकार, वहां मतदान कम क्यों हो रहा है? इसका मतलब यह है कि केंद्र की बीजेपी, नरेंद्र मोदी हो, राज्य की बीजेपी की सरकार, चाहे घटक दल के साथ हो या खुद की हो, उससे लोग नाराज है, उदासीन है। और ये डबल इंजन की सरकारों को, मतदाताओं को उत्साहित करने में जबरदस्त नाकामयाबी हाथ लगी है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि बीजेपी अलायंस को कितनी सीट दे रहे हैं? बीजेपी अलायंस क्या 7-8 सीटें, 7-8 सीटें में मैक्सिमम 10 सीट। अच्छा, मैक्सिमम। मैं लिख लेता हूं इसको, एकदम लिखिए। ये देखिए, मैंने आपके नाम से लिख लिया है। ये देखिए, इंडिया को आपने 35 से 40 सीटें दी हैं। 21 मई 2024 को ये बात कर रहे हैं, और एनडीए को मैक्सिमम 10 सीटें आपने दी हैं। देखो नवीन भाई, आपको याद होगा पहले चरण के बाद या दूसरे चरण के बाद आपने हमसे बातचीत की थी। उस समय मैंने कहा था 35 से 38 सीटें, और आपने कागज में लिखा था, आप उसको खोल नहीं रहे हो। हाँ, लेकिन आप वो आंकड़े आप खोल नहीं रहे हो। लेकिन उसके 15 दिन बाद महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, उनको एक विचारवंत के रूप से ही पॉलिटिकल सर्कल में देखा जाता है। अखबार भी पसंद करती है उनके ही इंटरव्यू करने में। कांग्रेस से किसी नेता का अगर इंटरव्यू करना चाहती है कोई अखबार, सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। उन्होंने अपना आकलन में बताया कि 35 सीटें जीत रही है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी। ठीक है, आपके हाथ में क्या है? उसके बाद शरद पवार के साथ इंटरव्यू हुआ। शरद पवार ने कहा 30 से 32 सीटें जीतेंगे, और मैंने उस समय कहा कि 35 से 38 सीटें जीतेंगे। अगर एवरेज मान ले तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी 33 सीट के ऊपर जीत रहे हैं। और ये कागज जो है मेरे पास, ये 2019 का कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जीतने वाले को वोट कितने, हारने वाले को कितने, और तीसरे नंबर पे कौन था, और मार्जिन क्या है। मैं हैरान हूं
अब मैं एक बात बताता हूँ। देखिए, मुंबई की जो सीटें हैं, मुंबई नॉर्थ ईस्ट बीजेपी ने जीता, 2,26,000 वोट से जीता। हम्म, ठीक है। हम्म, अब जो है खेल जो है, शिवसेना का खेल है, उद्धव ठाकरे का खेल है। 1.5 पौने 2 लाख इधर अगर उधर हो जाए तो सीट गई। हम्म। आप देखो पूनम महाजन की सीट, नहीं, डेढ़ मुंबई से दो नॉर्थ। लाख किसकी सीट उधर चली जाएगी, किसका वोट उधर चला जाएगा? भाई, ये जो 2019 में बीजेपी को जो वोट मिले हैं, हम्म, इसमें शिवसेना के भी वोट है ना, हम्म, और एकीकृत शिवसेना के वोट है। हम्म। अब बंबई में गिरी हालत में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उद्धव ठाकरे की जो आप शिवसेना आरपीआई है, को मानते ही नहीं है। आरपीआई वाला तो बाबा, उसकी तो ये हालत हो गई। उसकी सीट भी वो आप एनडीए में नहीं मान रहे हैं। देखो, पूनम हम्म, महाजन की सीट, जहां पर अभी उज्जवल निकम खड़े हैं। उज्जवल ठीक है ना। निकम का क्या होगा जम्मू भाई? इसमें बहुत लोगों का इंटरेस्ट है। बहुत बुरी तरह से पिट जाएगा। अच्छा, ये शब्द लिख लीजिए। लिख रहा हूं। ये पैराशूट कैंडिडेट है। हम्म, और पैराशूट कैंडिडेट बंबई में आज की राजनीति में, जहां मराठी बनाम गुजराती हो गया है, जहां शिवसेना का स्टेक है, वहां पैराशूट, जिसका हम्म, राजनीति से कोई संबंध नहीं, 4 हम्म, केस लड़ लिए, इसलिए हम्म, जनता उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मजे की बात, ये बंबई नॉर्थ सेंट्रल महज 2019 में, नवीन भाई, 1,30,000 वोट से जीती है हम्म, बीजेपी ने, हम्म, महज 1,30,000। हम्म, और अभी कांग्रेस की कैंडिडेट कौन है? मुंबई प्रदेश की अध्यक्ष है हम्म। वर्षा गायकवाड़। वर्षा सिटिंग गायकवाड़। सिटिंग एमएलए है, और हम्म, काफी ग्रास रूट वर्कर है वो। हम्म, वो प्राध्यापिका है। हम्म, और जो इलाके हैं वो मुश्किल, बुनियादी तौर पर हम्म, दलित और अल्पसंख्यक समाज का कॉन्सेंट्रेटेड इलाका है। हम्म, तो उज्जवल निकम पिट जाएंगे। हम्म, अब मुंबई साउथ ये शिवसेना जीती हम्म, 2019 में 1,67,000 वोटों से। अब हम्म, मुझे बताइए, ये बंबई साउथ में अब कांग्रेस और राष्ट्रवादी उद्धव के साथ है। हम्म, तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना, शिंदे गुट, वो कहीं से हम्म, भी जीत के आने की स्थिति में नहीं है। मैंने जो कहा था कि 2 सीटों को लेकर, वो सीटें इसलिए मैंने कहा था कि उसका मार्जिन जबरदस्त है। हम्म, मतलब मुंबई नॉर्थ, गोपाल शेट्टी, ये बीजेपी के हम्म, जीते थे, और उनकी मार्जिन थी 4,65,000। हम्म, अब ये सिटिंग सीट थी, उनको दिया नहीं गया। लेकिन अब 4 साढ़े 4 लाख वोटों का डेंट करना इतना आसान नहीं होता है। और उसी प्रकार श्रीकांत शिंदे, हम्म, वो भी 3,44,000 वोटों से जीते हैं। और उसके नीचे कल्याण, हम्म, ये शिवसेना ने जीती थी, ये जीती थी 4,12,000 वोटों से। हम्म। ये जो है आप मार्जिन, अब तो आपके सामने कुछ बेहतर स्थिति साफ हो गई होगी कि जहां आप बैठे हुए हैं नागपुर में, वहां का भी जरा बता दीजिए। वहां मैंने कहा कि जो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने खेल खेला था चुनाव के 4-6 महीने पहले, हाँ। जातियों को लड़वाने का। हम्म, देखिए, मणिपुर का जो खेल है, हम्म, 2 समुदायों के बीच में लड़वाने का खेल था बीजेपी का, हम्म, और हम्म, पूरा मणिपुर जलवा दिए। हम्म, आज क्या हाल है मणिपुर में बीजेपी की? हम्म, लोग मारे मारे दौड़ रहे,
दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे ना। हम्म पूरे महाराष्ट्र को बीजेपी ने मराठा बनाम ओबीसी के इसमें झोंकना चाह रहा था। परिणाम क्या हुआ? ना मराठे उनके साथ गए, और उस खेल से ओबीसी सतर्क हो गया। और विदर्भ का जो पूरा इलाका है और नागपुर का जो इलाका है, यहाँ तो मराठे है ही नहीं, ओबीसी है। तो नागपुर के अंदर जो रसायन और समीकरण बना, वो ये बना, ओबीसी, दलित, मुस्लिम और बुनकर ये एक साथ आए हैं। और इसीलिए देखो, दूसरे चरण के बाद ही जो ये देश में चर्चा आने लगी थी ना कि आरएसएस का कार्यकर्ता सड़क पे नहीं उतर रहा, और इस बार उतरा ही नहीं, नागपुर में नहीं उतरा। और देवेंद्र फडणवीस जिस इलाके से चुन के आए हैं, दक्षिण पश्चिम, वहां से सबसे कम मतदान हुआ। सबसे कम मतदान देवेंद्र फडणवीस के चुनावी क्षेत्र से हुआ है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको, मैं तो हैरान था, गडकरी परफॉर्मिंग मिनिस्टर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब कुछ, उनको जिताने के लिए योगी और मनोज तिवारी आ गए और गली की सभा करके चले गए। यही चिंता का विषय है, और यही नागपुर के चुनाव के नतीजों का रास्ता है। और इसीलिए गडकरी के हार जाने का आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो बहुत विस्फोटक बातें आपने कही हैं जम्मू जी। 4 तारीख को इसकी परीक्षा होगी। आपने जो कहा है कि क्या कितना आकलन आपका सही निकलता है और कितना इसमें से सटीक होता है। आखिरी टिप्पणी एक लाइन की कर दो। हाँ 4 जून के बाद देश में इंडिया सरकार बनवाने में महाराष्ट्र निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है। इंतजार किया जाए। आप जो कह रहे हैं पता नहीं उसमें कितना सच, लेकिन मैंने ये फिर से दिखा दे रहा हूं कि ये जो लिख लिया है मैंने कि इंडिया 35 से 40, आपने कहा ये देखिए 21 मई को, और एनडीए 10 अधिकतम है ना महाराष्ट्र में। तो इसकी आजमाइश हम लोग करेंगे। अब क्या, अब तो 12-13 दिन बच गए हैं, उसके बाद हम लोग फिर बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आर्टिकल 19 के साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।